नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो जीके जीएस का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। तो ये क्लास आपका आने वाले एग्जाम, जिस भी एग्जाम में जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, या फिर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम जहाँ पर आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं साथियों। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? पूछा जा रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रुद्र सागर से जुड़ा है झील। तो आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा जो है रुद्र सागर से जुड़ा है। तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश को उज्जैन में स्थित ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्री महाकाल लोक गलियारा में पहले चरण का अनावरण क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है ये देख लेते हैं। तो महाकालेश्वर का जो मंदिर है, एक महत्वपूर्ण उत्थान परियोजना से ये गुजरने वाला तीसरा ज्योतिर्लिंग भी है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको भी देख लेते हैं। जैसे गोवर्धन सागर, उदयपुर की सबसे छोटी कृत्रिम झील है ये गोवर्धन सागर। और यहाँ पर अगला क्या है? जो झील उदय सागर दक्षिण पश्चिम में या लगभग इतना किलोमीटर में फैला है। गोमती कुंड के बारे में देख लेते हैं। ये उज्जैन शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये कौन? ये गोमती कुंड। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है क्या है? आपका पुरुषोत्तम सागर। तो उज्जैन में, ये भी आपका उज्जैन में स्थित, यानी कि गोमती कुंड और आपका पुरुषोत्तम सागर ये दोनों उज्जैन यानी कि उज्जैन में स्थित है। और ये गोवर्धन सागर जो है ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, ये आपको बताना है। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट साथियों। जो पीली रिंग है ये कौन सा महाद्वीप को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो पीली रिंग साथियों कौन सा महाद्वीप को दर्शाता है? ये महाद्वीप को दर्शाने वाला आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है ये पीली रिंग। किसको? ये एशिया को। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ओलंपिक में यहाँ पर देख सकते हैं कि पीली रिंग जो है एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और उसके बाद यहाँ पर ओलंपिक से संबंधित जो भी हम लोग का फैक्ट है उसको आप आराम से देख लीजिए। आपका एथेंस वह पहला स्थान जहाँ पहली बार 1896 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये जो है ओलंपिक, प्रत्येक 4 वर्ष में ये ओलंपिक खेल जो है आयोजित किया जाता है। और बेरेन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा? आपका बेरन पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा। और 1928 में यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक क्या एक टॉर्च यानी कि औपचारिक रूप से स्टेडियम में प्रवेश द्वार का मिसाल में जलाया गया क्या है? ओलंपिक जो टॉर्च है ये कब से? 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य यहाँ पर क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है आपका सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। क्या है आपका? सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस, यानी कि फास्टर, हायर और स्ट्रंगर। फास्टर, हायर और क्या है? स्ट्रंगर, यानी कि सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे ओलंपिक का प्रतीक 1913 में आपका पियरे डी कोबर्टिन, ये हमने देख लिया, के द्वारा डिजाइन को तैयार किया गया। और ओलंपिक समिति के संस्थापक व ओलंपिक समिति के संस्थापक भी थे। कौन? ये पियरे डी कोबर्टिन।
आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये स्लाइड है। 5 रिंग बसे हुए महाद्वीप जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया मिलन को दर्शाता है। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। जो पीली रंग है किसको दर्शाता है? पीली नीली रंग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि नीली रंग जो है, नीले रंग किसको, नीले रंग आपका यूरोप को दर्शाता है। उसके बाद पीली रंग किसको दर्शाता है? तो पीली रंग आपका ये एशिया को दर्शाता है। और लाल रंग जो है, लाल रंग आपका यूएसए को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर हरी रंग किसको दर्शाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और उसके बाद काली रंग ये अफ्रीका यानी कि अफ्रीका को दर्शाता है। और ये हमारा जो बच गया है, ये जो नीली रंग है ये आपका यूरोप को दर्शाता है, यूरोप को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्लाइड आपका काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी देश के द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राघव बहल या कौन हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो एन डी मरीने हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ब्रिटिश लेखक है ये एन डी मेरिनो। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखा है किसके द्वारा? एन डी मरीनो के द्वारा। कब प्रकाशित की गई थी? तो 2014 को यह प्रकाशित की गई है। और जिमनी नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी राजनीति की यात्रा गहन के वर्णन करती है ये आपका जो एन डी मरीनो के जो पुस्तक है ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा सोडियम यौगिक अपने परिरक्षक क्रियाओं के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस व सलाद ड्रेसिंग फिर पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक के रूप में काम करता है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आपका प्रेरक्षक के रूप में कार्य करता है। जो पेय पदार्थ जैसे सलाद, सॉस, इस प्रकार का जो पदार्थ होता है इसको परिरक्षक यानी कि उसको बचाव का काम करता है। कौन? ये सोडियम बेंजोएट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं कि सोडियम बेंजोएट क्या है। तो ये देख लेते हैं, सोडियम बेंजोएट एक सोडियम और यौगिक जिसका उपयोग आमतौर पर सॉस, सलाद, ड्रेसिंग, पेय पदार्थ जैसे वस्तुओं के परिरक्षक के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से बेकिंग खमीरीकरण यानी कि एजेंट के रूप में ये उपयोग में लिया जाता है। और सोडियम फ्लोराइड यानी कि दांतों के सड़न को रोकने के लिए और टूथपेस्ट और पीने के पानी इसका व्यापक रूप में सोडियम फ्लोराइड का दांतों के सड़न को रोकने के लिए सोडियम फ्लोराइड और टूथपेस्ट और पीने के पानी में व्यापक रूप में भी ये उपयोग में ले जाता है। कौन? यह सोडियम फ्लोराइड। आगे देख लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में। तो साथियों ये ब्लीचिंग में सक्रिय घटक है। कौन? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड। और आमतौर पर ये कीटाणु रोधक और जल के उपचार में किया जाता है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1920 में आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका नागपुर में हुआ था साथियों। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो नागपुर अधिवेशन है 1920 में हुआ था, इसका देख सकते हैं कि नागपुर में 1920 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 को हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी और कौन दिनसा वाचा के स्थान पर आपका एहोम यानी कि एलन ऑक्टेवियन के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ ये एहोम के द्वारा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था।
आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 1920 का एक विशेष कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हुई थी, और 1920 में कांग्रेस का ये नागपुर सत्र जो है हुआ था। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर आगे कुछ इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो हमने देख लिया है, और यहाँ पर आईएनसी यानी कि जो कांग्रेस से पहला सत्र कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र जो है कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे आपका लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय आईएनसी के गठन के दौरान भारत के वायसराय। और महात्मा गांधी का अध्यक्षता जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा वहाँ पर अध्यक्षता करी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र जो है कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड डफरिन थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र जो है अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39वां सत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। तो भारत सरकार के द्वारा जो पद्मश्री पुरस्कार है उसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर कौन, ये बलबीर सिंह दोसांझ, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर बलबीर सिंह दोसांझ हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बलबीर सिंह दोसांझ को कब मिला है साथियों, तो बलबीर सिंह दोसांझ को जो है आपका 1957 को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। बलबीर सिंह दोसांझ एक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 2021 में इनके पास ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक गोल करने का ओलंपिक रिकॉर्ड भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों यहाँ पर जैसे कि वह टीम, अच्छा यहाँ पर अनोखा रिकॉर्ड बनाया जैसे 1952 में ओलंपिक खेलों में नीदरलैंड भारत के 6 स्वर्ण पदक जीत में 5 गोल दिए, और वह टीम स्पर्धा में 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, ये भी आपको ध्यान रखना। कब, 1948 लंदन और 1952 हेलेंस्की, और यहाँ पर 1956 में मेलबोर्न में, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका निधन कब हुआ साथियों, तो उनका निधन 2020 में जो है आपका मोहाली 96 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया है। पुण्यतिथि सम्मान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। हाँ, आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं जैसे मिल्खा सिंह के बारे में। द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, कौन, ये मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, कौन, ये मिल्खा सिंह, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका खेल से परिचय भारतीय सेना में सेवा के दौरान हुआ, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और उन्हें देख सकते हैं कि 1958 और 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक क्या विजेता भी रहे हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इनको साथियों मिल्खा सिंह को कब मिला था, तो मिल्खा सिंह को 1959 को मिला था और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और धनराज पिल्ले के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 7 फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे, ये भी धनराज पिल्ले, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मनप्रीत जो है इनको 2017 में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, मनप्रीत सिंह। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नव उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है,
तो नया जो उद्घाटन हमारा मलकानगिरी हवाई अड्डा है ये कहाँ है साथियों, ये हो जाएगा सही उत्तर उड़ीसा राज्य में स्थित है मलकानगिरी हवाई अड्डा। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के प्रमुख उड़ीसा के हमारे नवीन अच्छा उस समय नवीन पटनायक थे। अब हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। हवाई अड्डा का निर्माण के लिए आपका कितना खर्च पड़ा है, तो 70 करोड़ रुपये की लागत से इतना आपका भूमि और मलकानगिरी जिले में ये क्या है कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। आइए अब आगे देखते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, ये आपको बताना है। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची को शिक्षा का विषय को जो है स्थानांतरित किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका शिक्षा का विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है हटाकर लाया गया, कहाँ आपका समवर्ती सूची में। आइए अब आगे इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था साथियों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। और इस अधिनियम के तहत आपका 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है ले जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका शिक्षा, उसके बाद वन्य और मापतोल, वजन और मापतोल, और वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय और प्रशासन। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के तहत जो ये 5 काम किया गया था, कौन कौन सा, शिक्षा का अधिकार जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची लाया गया, शिक्षा वन वजन और मापतोल, वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण, न्याय और प्रशासन, ये जो है आपका 5 जो विषय है इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं कि समवर्ती सूची आपका 3 जैसे 7वीं के रूप में यहाँ पर जैसे भारतीय संविधान के 7वीं में आपका कितना आपका 52 विषय की एक सूची है। और आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या है, हालांकि अंतिम यहाँ पर कितने हैं, टोटल 47 विषय है। और संघ सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची 3 सूचियाँ हैं जो विधायी भाग बनाती है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों, आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि 42वां संविधान संशोधन ने भारत के पदों को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बदल दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन ने भारत के पद को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बदल दिया गया। कब, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बदल दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है कि साथ ही क्या किया गया, आपको राष्ट्र की एकता पद को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। राष्ट्र की एकता के पद को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है, ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आइए आगे हम देख लेते हैं जैसे कि 42वां संविधान संशोधन में यहाँ पर जैसे कि आपातकाल 1975 21 मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार भी ये पारित किया गया था। तो कब, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो है आपका इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने पहला जो है आपातकाल भी
घोषित किया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। ये आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। आइए अब इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, जैसे कि आज हम इसे जनपद के कोने पर राजसी इमारत देखते हैं और मौलाना आज़ाद रोड देश का प्रमुख संग्रहालय है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों। आगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है और केंद्र संग्रहालय प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के गए योगदान को घरेलू सकल उत्पाद कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रचनात्मक संरचना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। संरचनात्मक क्या संरचना। आइए अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर क्या बोला है कि नाम मात्र संरचना किसको बोला जाता है? तो नाम मात्र संरचना मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना मौजूद कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद की संरचना को दर्शाता है, ये नाम मात्र संरचना। और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर वास्तव सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति के लिए क्या होता है? समायोजित आर्थिक उत्पाद का एक उपाय प्रदान करने के लिए मूल्य स्तरों में बदलाव के लिए नामांकन पत्र सकल घरेलू उत्पाद को समायोजित करता है, ये वास्तविक घरेलू उत्पाद। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्र बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो कितने दिन पहले जो है केंद्र बजट से जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक दिन पहले हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट प्रस्तुत करने से पहले एक दिन पहले का प्रस्तुत किया जाता है। आइए भी इसके बारे में यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट की घोषणा से क्या बोला जा रहा है कि केंद्र बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है साथियों, कि जो आपका केंद्र बजट की घोषणा से एक दिन पूर्व ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? ये संसद के दोनों सदनों में। आइए अब यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है इनको देख लेते हैं। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले क्या बोला जा रहा है, पिछले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी क्या होती है, ये शामिल होती है। हालांकि संविधान सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट से पहले हर सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना आम बात हो गई है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था पहला आर्थिक सर्वेक्षण, और 1964 में से केंद्र बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, और लेकिन बाद में से केंद्र बजट से हटा दिया गया ताकि बजट प्रस्तावों को बेहतर समझ हो सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों? नित्य आनंद द्वारा क्या बोला जा रहा है कि नित्य आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक क्या है, गर्भ निरोधक गोली का नाम आपको बताना है। तो नित्य आनंद के द्वारा विकसित पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सहेली। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों? ये सहेली हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4।
आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका गर्भ निरोधक गोली का जो विकास करता ये नित्य आनंद, यह 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत में पहले मौखिक गर्भ निरोधक गोली नित्य आनंद के द्वारा विकसित किया गया था। इनका नाम सहेली रखा गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह डैश ने आलमगीर उपाधि धारण की थी। तो मुगल बादशाह किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? ये आपका औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर औरंगजेब के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की उपाधि जो है उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक, 1658 से लेकर 1707 तक। और उसके बाद आलमगीर की उपाधि धारण करने उन्हें दिल्ली की ताज पहनाया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया और उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर देने की वजह से उन्हें क्या कहा गया, उन्हें मार डाला गया। किसके द्वारा? ये औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को। अब औरंगजेब का यहाँ पर जैसे फतवासी आलमगीरी का संकल्प क्या था? और जिंदा पीर जीवित संत कहा जाता है किसे? औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता है औरंगजेब को। अब आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा क्या है? अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि अकबर के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकबर जलालुद्दीन मुबारक अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है कि बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर कौन बैठा है? तो बैठा था, तो ये अकबर बैठा था। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है कि शाहजहाँ के बारे में यहाँ पर कब से कब तक उसका कार्यकाल रहा था? तो 1628 से लेकर 58 तक शाहजहाँ का कार्यकाल यानी कि शासन रहा था। और उनका असली नाम क्या था? तो शाहजहाँ का असली नाम था आपका खुर्रम। शाहजहाँ का असली नाम था साथियों फ्रांसिस बर्नियर और टेवनियर। और इतालवी यात्री निकोलो कंटी के शासनकाल अच्छा इनके शासनकाल में क्या किए थे? आपका निकोलो कंटी भी के भारत आए थे। लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, इस प्रकार से जो आपके शासनकाल में निर्मित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वंश और साम्राज्य के शिखर के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला जाए? शाहजहाँ के शासन को मुगल वंश और साम्राज्य के शिखर के रूप में जाना जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता से आया था? ये आपको बताना है। तो किसके अधीनता से आया था साथियों? तो ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1958 भारत किसके अधीनता से भारत आया था? तो ये महारानी विक्टोरिया के अधीनता से जो है भारत सरकार अधिनियम 1958 आया था। आइए अब आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि महारानी विक्टोरिया भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार महारानी को भारत में कंपनी की भूमि का कानूनी मालिक बनाना था और कंपनी को उन क्षेत्रों पर अधिक अधिकार और नियंत्रण त्यागना था और महारानी को भारत में राज्य का प्रमुख बनना था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद महारानी विक्टोरिया थी जिसके अधीन देश चला गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1858 यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के नियंत्रण में आ गया। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और इसका निदेशक मंडल नियंत्रण बोर्ड इस प्रकार से जो है इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है
कि 15 सदस्यों वाले सहायता प्रदान। चलिए आगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी बनाया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक क्या पावर्स ऑफ माइंड्स के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो पावर्स ऑफ माइंड के लेखक कौन है साथियों? तो पावर्स एंड माइंड के लेखक हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपको साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आपका पावर्स ऑफ माइंड के लेखक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सॉरी साथियों, इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका साथियों हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि पावर्स ऑफ माइंड के लेखक थे। चलिए अब यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध पुस्तक आपका पावर्स ऑफ माइंड्स लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने पावर्स ऑफ माइंड, और इसे रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ और भारत के प्रकाशन केंद्र और आश्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए, स्वामी विवेकानंद आपका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था आपका नरेंद्र दत्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये किनके शिष्य थे? तो ये आपका रामकृष्ण के शिष्य थे, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। और ये शिकागो में 1893 में धर्म संसद के बाद एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, जहां उन्होंने अमेरिका के लिए हिंदू धर्म का परिचय देने के लिए अमेरिका के बहनों और भाइयों शब्द के साथ अपना प्रसिद्ध भाषण शुरू किया था। कब? 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में। अब उन्होंने न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी जो है इस प्रकार का स्थापना भी किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि एक बार। तो महात्मा गांधी जो है आपको पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू किया था, और स्वतंत्र आंदोलन में आपका योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है। जिस प्रकार से जैसे आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, और दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी ने सबसे लोकप्रिय आंदोलन इस प्रकार से आपका रहा है। अब गुलजार पर अब बात करते हैं। तो साथियों, ये गुलजार जो एक भारतीय कवि, गीतकार, लेखक और पटकथा थे, निर्देशक, फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर पर बात करते हैं। तो ये कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में थे। महात्मा गांधी द्वारा आपका गुरुदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया था 1913 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और एशिया में प्रथम थे। आइए आगे देख लेते हैं। उन्हें अंग्रेजों यानी कि किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ये जो है आपका लौटा दिया था नाइटहुड की उपाधि को भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है? पंडित रविशंकर कौन सा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय से थे साथियों? ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे हैं पंडित रविशंकर। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे। और इन्हें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरस्कार 2013 में लॉस एंजल्स 55वें ग्रैमी पुरस्कार से आपको प्रदान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब आगे अगला हमारा क्या साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए प्रदर्शित सर्वेक्षण करता है? तो कौन करता है? तो भारत में जो संगठन
गरीबी रेखा की गणना के लिए सर्वेक्षण प्रदर्शन करता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पर नास्को करता है। नास्को करता है भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण। आइए अब नास्को के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि नास्को क्या है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय भारत में क्या कहता है, नमूना सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन, जिसमें गरीबी रेखा की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वेक्षण भी शामिल है। आइए आगे कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे CSO के बारे में, यानी कि गौरतलब है कि केंद्र सांख्यिकी कार्यालय, क्या बोला जा रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत या एक अन्य संगठन भारतीय आर्थिक विकास और अन्य आर्थिक संकेतों के तहत ये सांख्यिकी क्या आंकड़ों के लिए संकलन और विश्लेषण में शामिल है। हालांकि यह गरीबी रेखा की गणना के नीचे की बात करता है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपका नास्को की होती है। वित्त मंत्रालय पर यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका। तो इस प्रकार से जो है हमारा साथियों आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।